हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा आप सभी की तैयारी यूजीसी नेट की करवाती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। तो हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यूज के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं और जिसमें आपको मैं डिटेल में सारी चीज़ें बताती हूँ ताकि अगर उससे संबंधित प्रश्न आए तो आपकी वो सारी चीज़ें, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। ठीक है, तो आप इस तैयारी से यूजीसी नेट और सेट की तैयारी कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लें, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ पर आपकी होती है। ठीक है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएचसीएससी का एग्जाम होता है उसके मैं जीएस के पोर्शन को भी कवर करवाती हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है ये सारी चीज़ें समझेंगे और ये सारे पीवाईक्यूज आपके दिसंबर 2023 के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे अच्छे सवाल हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को करने का तरीका ही अलग होता है, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में आपको क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के और उसकी सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंचे और मुझे भी पता लगे कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। देखिए, ये जो है आपका सवाल 8 दिसंबर में आया था। ठीक है, दिसंबर 2023 में। अब इसमें देखिए स्टेटमेंट पहला जो कह रहा है किसी विद्यार्थी के कार्य निष्पादन की, यहाँ पर बात कह रहा है कि परफॉर्मेंस की, है ना, वर्किंग परफॉर्मेंस की कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि उसके अतीत के कार्य निष्पादन से तुलना करने की पद्धति को क्या कहते हैं, स्वमानक, जिसको हम एब्सेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी विद्यार्थी के वर्क परफॉर्मेंस की उसके अतीत के, ठीक है, इसमें प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है इससे तुलना करने की पद्धति को एब्सेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखिए एब्सेटिव असेसमेंट क्या होता है, एक छात्र अपने साथियों के साथ उसके जो मार्क्स हैं उनकी तुलना करने के बजाय जो भी उसके एग्ज़ाम है पूरे सेमेस्टर में हुए या आपका जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसमें अपने वर्तमान परीक्षा अंकों की तुलना करके अपने स्कोर पे नज़र रखता है। ऐसा होता है एब्सेटिव असेसमेंट। जैसे कि अभी अगर आपने दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम दिया है और इससे पहले जो आपने जून वाला 2023 का एग्ज़ाम दिया था, इसमें अपने ही स्कोर को आप अपने तुलना करते हो, कंपेयर करते हो कि जून वाला अच्छा हुआ था या दिसंबर वाला अच्छा हुआ था। तो इसको क्या देखोगे आप कि जून वाला थोड़ा कम अच्छा था और दिसंबर वाले में मैंने थोड़ी प्रोग्रेस की है। ये होता है एब्सेटिव असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मतलब ये जो स्टेटमेंट की लाइन कह रही है ना, ये सही कह रहा है ना। तो ये जो आपका स्टेटमेंट कहता है यहाँ पर इस बात को सही कह रहा है कि एब्सेटिव असेसमेंट में अपनी ही पर्सनल ग्रोथ और यहाँ डेवलपमेंट को देखा जाता है। ठीक है, अपने यहाँ पर किसी भी और हमको अदर स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी और के रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, अपना ही तुलना करना है जो पिछली हमारी जो परफॉर्मेंस थी और अभी हमारी लेटेस्ट अभी वर्तमान में क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात कह रहा है। ऐसे ही पढ़ के आपको करना है ना। अब आपको 4 स्टेटमेंट दिए, मतलब यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा कह रहा है ऑथेंटिक असेसमेंट आर असेसमेंट प्रोसीजर दैट टेस्ट स्किल्स एंड एबिलिटीज एज दे वुड बी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो प्रमाणिक मूल्यांकन, जिनको ऑथेंटिक असेसमेंट कहते हैं, ऐसी मूल्यांकन पद्धतियां हैं जो उन कौशल व योग्यताओं का परीक्षण करती हैं जो रियल लाइफ में अप्लाइड होती हैं। ठीक है, ये ऐसा चीज़ कह रहा है। तो ये भी बात सही कह रहा है। जो ऑथेंटिक असेसमेंट होते हैं, इस प्रकार का असेसमेंट छात्रों को अपनी समझ और कौशल को रिप्रेजेंट करने की अनुमति देता है। मतलब यहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि ऑथेंटिक और रियल लाइफ सिचुएशन में वो कैसे हैंडल करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर स्किल को देखा जाता है, स्किल बेस्ड, कि उनको अगर तुरंत कोई डिसीजन लेना है तो वो कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे, उसको कैसे फेस करेंगे। ठीक है, तो ये भी बात सही है ना। तो इसलिए देखिए अब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी आप पुरानी बुक्स में देखोगे तो ये दोनों टर्म्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से हम उन नए कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाते हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला भी आपका स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन जो आप देख सकते हैं ना, तो दोनों स्टेटमेंट सही बात है ना। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ सकते हो। अगला देखिए, यहाँ पर इसमें भी स्टेटमेंट का ही सवाल पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है गैर शाब्दिक भावनात्मक अभिव्यक्ति, नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन की कह रहा है, मानव जीवन में शाब्दिक संप्रेषण से पहले होती है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ अगर आपके फेस पे आ जाती है तो वो पहले आती है, आप बोलते बाद में हो।
ठीक है। नॉन वर्बल, वर्बल, हमने सारी चीज़ें कम्युनिकेशन की एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने आपको दी है, आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें जितने भी आपके लेटेस्ट हैं, जो भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन ऐसी यूनिट है हर बार आपको कुछ ना कुछ नए मिलेंगे, ठीक है, नए टॉपिक्स मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, अगर उतने भी आप कर लेते हैं तो बहुत कुछ काफ़ी हद तक आप कर ले जाते हो, ठीक है। तो उनको ज़रूर समझिए। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सही है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन बताने लगते हैं कि हमारे मन में अब हम क्या बोलने जा रहे हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है समाजीकरण समुचित भावनात्मक संप्रेषण के लिए प्रदर्शन मानकों को अंतर्निवेशित करता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सोशलाइजेशन इनकलकेट्स डिस्प्ले नॉर्म्स फॉर एप्रोप्रिएट इमोशनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर देखिए इनकलकेट से मतलब क्या है, ये सोशलाइजेशन इनकलकेट्स, यहाँ पे इसमें क्या मतलब है, डिस्प्ले नॉर्म्स फॉर एप्रोप्रिएट इमोशनल कम्युनिकेशन। इमोशनल कम्युनिकेशन जो आपका भावनात्मक संचार होता है। देखिए इनकलकेट मतलब विकसित करने का अर्थ क्या मतलब होता है, किसी विचार, मूल्य, आदत को लगातार निर्देश द्वारा स्थापित करना या सिखाना, है ना। मतलब इनकलकेट से मतलब होता है कि लगातार लगातार आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, आपको बार बार उन चीज़ों के बारे में अच्छा बताया जाए, मतलब एक तरह से वैल्यू डेवलप करना। जैसे कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे में ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी और सदाचार, सत्य बोलना, इस तरह की बातों को डेवलप करना चाहते हैं तो वो ऐसी चीज़ें बताएंगे, बार बार उन चीज़ों को, बार बार उन एग्जाम्पल्स को बच्चे के सामने रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाती है इनकलकेट लर्निंग। तो यहाँ पर यही कह रहा है सोशलाइजेशन इनकलकेट डिस्प्ले नॉर्म्स फॉर एप्रोप्रिएट इमोशनल कम्युनिकेशन, है ना। तो समाजीकरण क्या होता है, ऐसी जो है इमोशनल कम्युनिकेशन को विकसित करने के लिए यहाँ पर सोशलाइजेशन इनकलकेट्स डिस्प्ले का काम करता है ना। मतलब ऐसे कुछ समाजीकरण समुचित भावनात्मक संप्रेषण के लिए प्रदर्शन मानकों को इनकलकेट करता है। तो बिल्कुल समाज में रह के आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, आप उनको व्यक्त कर पाते हैं भावनात्मक संप्रेषण के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, बिल्कुल सही बात है। लगातार जो चीज़ें अगर समाज में स्वीकार नहीं है तो उन चीज़ों को नहीं माना जाता है, और ऐसी चीज़ें आप इमोशनल कम्युनिकेशन में मतलब ऐसी चीज़ें आप लाते हो अपने अंदर, ऐसी चीज़ों को विकसित करते हो। तो ये समाजीकरण के द्वारा होती हैं, जो इमोशनल कम्युनिकेशन के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है ना। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट के सवाल ऐसे सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजीकरण समुचित भावनात्मक संप्रेषण के लिए प्रदर्शन मानकों को अंतर्निर्देशित करता है। आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी कि ये चीज़ें सही है, ये गलत है, और ऐसी चीज़ें आपके उसमें दिखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, और आपको पता है कि नॉन वर्बल में क्या होता है कि दोनों चीज़ें आती हैं, लिखित और मौखिक, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि प्लेलिस्ट भी आपको अपडेट कर दी जाएगी, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें दे दी जाती हैं, और टेलीग्राम पे भी आपको चीज़ें दे दी जाती हैं। टेलीग्राम पे भी आप अपने फीडबैक दे सकते हो, वहाँ पर आपको और जो है ये ऑफर मतलब यहाँ पर ये आपको सुविधा दी जाती है कि आप अपने फीडबैक को वहाँ दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं तो आप यहाँ पर करिए, कमेंट बॉक्स में करिए, वरना आप टेलीग्राम पर भी अपनी बातों को कर सकते हैं। अगले देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द मोस्ट सुटेबल स्टोरेज मीडियम फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन नेटवर्क सर्वर इज ए ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क होता क्या है ना। तो यहाँ पे कह रहा है नेटवर्क सर्वर पर डेटा स्टोरेज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्टोरेज डिवाइस क्या है, ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे डिस्क क्या होती है पहले तो ये एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम है, जिसे डीवीडी, है ना, डीवीडी के फॉर्मेट को मतलब प्रतिस्थापित करने के लिए यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया है। तो एक ये ज़्यादा है, क्या है, ब्लू रे डिस्क क्या है, एक नए पैटर्न पे आधारित है, और ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम है, और इसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए ब्लू वॉयलेट लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इसको ब्लू रे डिस्क कहा गया, ठीक है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे इसको प्रदान करता है। तो इस तरह से इसका जो उपयोग है, यूज़ है, वो कहाँ कहाँ, तो फिल्म बनाने के लिए, वीडियो गेम के लिए, हाई डेफिनेशन कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो इस तरह से ब्लू रे डिस्क का यूज़ होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टोरेज हम हार्ड डिस्क में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क ज़्यादा यूज़ हो सकता है इसके बजाय ब्लू रे डिस्क के। तो ये ऑप्शन आपका ये वाला रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। मोस्ट सुटेबल स्टोरेज मीडियम कह रहा है फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन नेटवर्क सर्वर, तो ये जो है आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं बजाय कि ब्लू रे डिस्क के, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है, दूसरा जो स्टेटमेंट है, एन ऑप्टिकल डिस्क विच कैन नॉट हैव डेटा अपडेशन इज ए CD-ROM। CD-ROM क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है,
तो CD रोम का मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और इसका टाइप क्या है, तो ऑप्टिकल डिस्क टाइप है। स्टोरेज कैपेसिटी भी लार्ज अमाउंट में हो, डाटा जो है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अप टू कितना 700 MB तक, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ रीड ओनली, मतलब क्या हुआ, डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज वंस इट इज़ रिटन ओनली द डिस्क। अगर एक बार इसमें डेटा को लिख लिया जाता है तो इसको हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो ये रीड ओनली हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पर CD रोम क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, लेकिन इसमें डेटा अपडेट नहीं हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है ना। ये वाला स्टेटमेंट सही कह रहा है और यहाँ पर पहला वाला गलत है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकंड इज़ इनकरेक्ट, है ना। यहाँ पर फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट बट सेकंड इज़ करेक्ट, यहाँ पर डी वाला है, ठीक है। इसका पूरा यहाँ पर आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट के सवाल, अभी एक एक जो है आपके 50 क्वेश्चन में से 5-6 सवाल आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन निकल जाते हैं। हर यूनिट में आपकी 10 यूनिट है, तो कुछ तो आपकी प्रैक्टिस वाली हैं, मैथमेटिकल्स हैं, लेकिन जो बाकी बचती हैं उसमें से आपके हर यूनिट से एक एक दो दो सवाल आते हैं। कई बार कम्युनिकेशन वगैरह से 2-3 सवाल आ जाते हैं, ठीक है, या आपके ICT से 3 सवाल आ जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर बनते हैं। तो हर एक का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर कह रहा है, जब किसी खतरनाक अपशिष्ट, मतलब हजार्डस वेस्ट का कह रहा है, हजार्ड्स की बात कह रहा है कि जो खतरनाक हजार्डस है का pH मान अधिक या कम होता है, तब इसके विसर्जन से पूर्व इसको उदासीन बनाने के लिए इसका क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ सही कह रहा है। अब देखो pH वैल्यू का अधिक या कम होने से क्या मतलब होता है। pH वैल्यू क्या होती है, जो कि डिसाइड करती है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। यहाँ केमिस्ट्री में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि pH वैल्यू क्या होती है। अगर हाई है, मतलब यहाँ पर देखिए अबव 7, मतलब यहाँ पर 0 से जो है 7, फिर 7 बीच में आता है जो कि न्यूट्रल होता है, और फिर 7 से जो अबव होता है वो क्या होता है। तो अब देखिए, इफ़ द pH वैल्यू इज़ हाई, मतलब अबव 7 है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा और एल्कली होगा, ठीक है, एल्कलाइन होगा, मतलब क्षारीय हो जाता है। तो अगर 7 से ज़्यादा pH वैल्यू हो जाती है तो क्या हो जाएगा, आपकी क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, मेटल कोरोजन हो जाता है, मतलब उसमें जो है आपकी कोरोजन हो जाता है, मतलब उसमें जंग वगैरह लग जाता है, ठीक है। स्किन इरिटेशन होती है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें pH वैल्यू ज़्यादा होने से होता है। और अगर pH वैल्यू लो हो जाती है तो बिलो 7, तो ये हो जाती है एसिडिक, है ना। सॉल्यूशन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और जब 7 हो जाता है तो यहाँ पर जब 7 हो जाएगा तो आपका क्या होगा, न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह से 0, फिर 7 और फिर 7 से हाई, ठीक है, 7+। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है आपकी हो जाती हैं। तो ये pH वैल्यू का मान हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसको उदासीन बनाने के लिए, जब खतरनाक अपशिष्ट का pH मान अधिक या कम होता है, तो जब ज़्यादा अधिक या कम हो जाता है ना, तो संभावित खतरे भी हो सकते हैं। तो ना तो इसकी ज़्यादा कम वैल्यू अच्छी है, ना ज़्यादा हाई वैल्यू होती है अच्छी होती है। मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ इफेक्ट अपने एनवायरनमेंट में देते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। तो ना ज़्यादा अच्छा कम होना अच्छा है, ना ज़्यादा अधिक होना अच्छा है, तो इसीलिए इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो सही कह रहा है कि विसर्जन से पूर्व, मतलब जब हमें इसको यहाँ पर मतलब ये करना है, डिस्चार्ज करना है, तो इसको न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रलाइजेशन इसका ज़रूरी होता है, ये चीज़ सही है। और फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, कम pH मान वाले खतरनाक अपशिष्ट को उदासीन बनाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है। तो देखिए न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें और भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक, मतलब जो आपका pH वैल्यू को कम करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जा सकता है। ये सभी क्या है, इफेक्टिव केमिकल्स होते हैं। तो इस तरह से सेकंड वाला आपका रॉन्ग हो जाता है ना, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट इज सेकंड सही हो जाता है। तो आपको इन्वायरमेंट, मतलब जो आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाली यूनिट है, यहाँ से बहुत से ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो मैं आपको PYQs के माध्यम से करवा रही हूँ, ठीक है।
तो अभी आज की इस वीडियो में तो सारे ही स्टेटमेंट के सवाल आपको मिलेंगे, चाहे कोई भी यूनिट हो, लेकिन इन्वायरमेंट के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको पूरा एक वीडियो में कवर कराऊंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए अगला जो स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है, भारत विश्व भर में उच्च शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी निम्नतम धनराशि व्यय करने वाले देशों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा पर इसमें कह रहा है कि लोएस्ट अमाउंट पर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड, है ना। तो इंडियन स्पेंस मतलब यहाँ पर कह रहा है भारत, है ना। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी, तो यहाँ पर सही बात है, ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है खर्च, है ना। ये बात सही है, स्टेटमेंट सही कह रहा है। और दूसरा कह रहा है, भारत में विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत 1990-91 में, अब यहाँ तो देखिए आंकड़े पूछ लिए गए, ये भी आपका दिसंबर वाले ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 0.77% था और दूसरा 2004-05 में घट कर 0.66% रह गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन आपके लेटेस्ट में ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये करंट में आ रहा है कि क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही कह रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे आंकड़ों की बात है तो करंट से संबंधित चीज़ें आपको मैं यहाँ पर कवर कराती हूँ। अब इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है, छठा क्वेश्चन है, पहला जो स्टेटमेंट है, नालंदा में बौद्ध धर्मशास्त्री ग्रंथों के अतिरिक्त वेदों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सांख्य की मतलब फिलॉसफी के जो और भी सब्जेक्ट है उनकी भी यहाँ चर्चा होती थी। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, हाउएवर अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिस्करेज द टीचिंग ऑफ लिटरेचर ऑफ द राइवल रिलीजन, मतलब प्रतिस्पर्धा धर्मों के साहित्य शिक्षण को निरुत्साहित करने के प्रयास किए गए थे, है ना। देखिए तो यहाँ पर ये जो कह रहा है ना, निरुत्साहित करने के लिए मतलब उसको डिस्करेज करने के लिए यहाँ पर किए गए थे, तो ऐसा नहीं है, उत्साहित करने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई थी, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, है ना। मैंने आपको जितनी भी उच्च शिक्षा संस्थाएं थी प्राचीन भारत में वो सारी चीज़ें करवाई हैं। आप लोग उन सारी वीडियोज़ को देखिए, आपको प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा मास्टर क्लास सीरीज़ और साथ में PYQs की सीरीज़, फिर और यूनिट वाइज आपको दिया हुआ है। कई लोगों ने कहा यूनिट वाइज आप बना दीजिए, तो देखिए यूनिट वाइज सीरीज़ आपकी बनी हुई है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाइए, क्योंकि मोबाइल पे सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, आपको यूनिट वाइज सारी चीज़ें वहाँ पे विद कॉन्सेप्ट आपको दी हुई हैं। PYQs भी दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, और यूनिट वाइज आपको हर कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। नालंदा में बौद्ध धर्मशास्त्री ग्रंथों के अतिरिक्त वेद, वेदांत, सांख्य ये सारी शिक्षा दी जाती थी। और क्या क्या होता था, तो व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या मतलब सर्जरी, ज्योतिष, है ना, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये सारे भी पाठ्यक्रम थे, लेकिन निरुत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि उत्साहित करने के प्रयास से करे गए थे, है ना। तो पहला तो सही है लेकिन सेकंड वाला गलत है ना। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अब इसमें कह रहा है इम्प्लिसिट मेमोरी। अब ये क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी के बारे में यहाँ पर ये टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका जो है कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरी वीडियो है, उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही क्वेश्चन आए, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको आप पूरा समझिए। वहाँ टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी इस तरह से मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, तो उसको देख लीजिएगा, ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा। इम्प्लिसिट मेमोरी रेफर्स टू इंटरनेशनल और कॉन्शियस, यहाँ पर रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो इम्प्लिसिट मेमोरी है सूचना के अभिप्रेत अथवा सचेत अनुस्मरण से संबंधित है ना। तो यहाँ देखिए पहला वाला रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है एक्सप्लिसिट मेमोरी। अब ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ये पता होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी उन स्मृतियों से संबंधित है जिनके बारे में लोगों को सचेत रूप से ज्ञान नहीं है, परंतु जो उनके आगे के वर्क परफॉर्मेंस और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है, इसको यहाँ पे क्या है पलट दिया है। जो इम्प्लिसिट मेमोरी का लक्षण होते हैं वो यहाँ पर बता रहा है, और एक्सप्लिसिट मेमोरी का आपको ऊपर बता रहा है ना। तो ये दूसरा मतलब अप डाउन कर दिया है, वाइस वर्सा कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको बदल दिए, तो ये दोनों ही आपके रॉन्ग हो जाता है। ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है और ये वाला भी गलत है। तो देखिए इम्प्लिसिट मेमोरी को नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं, और एक्सप्लिसिट मेमोरी को डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। इसके लिए हम ये वाला चार्ट देखेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी है, इसमें एक्सप्लिसिट मेमोरी, डिक्लेरेटिव है,
नॉन डिक्लेरेटिव, इम्प्लिसिट होगी, सेंसरी मेमोरी। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मेमोरी है। इसमें आपको वर्किंग, एपिसोडिक, सिमेंटिक और ये सारे टर्म्स मैंने आपको उस वीडियो में बताए हैं। यहाँ प्राइमिंग, कंडीशनिंग, मोटर और प्रोसीजरल, है ना, ये इम्प्लिसिट मेमोरी है। तो इम्प्लिसिट में क्या होता है, नॉन डिक्लेरेटिव जैसे बोल रहा है ना, इम्प्लिसिट नॉन डिक्लेरेटिव मतलब अघोषणात्मक। इस मेमोरी में कैसे जानना ये शामिल है, हाउ मेमोरी, है ना। इसमें रिकॉल करने के सचेत प्रयास शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन डिक्लेरेटिव हो जाती है। यहाँ पर सचेत प्रयास मतलब जो कॉन्शियस लेवल पे आपको एफर्ट करना चाहिए वो चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी में क्या होता है, डिक्लेरेटिव मेमोरी, इसमें स्टोर्ड एंड रिकॉल करने के सचेत प्रयास शामिल हैं। मतलब यहाँ पर वहाँ पे पूछा जा रहा है नोइंग हाउ, और यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है एक्सप्लिसिट में नोइंग दैट, मतलब उन चीज़ों को जान रहे हैं, वो हमारे यहाँ कलेक्ट हैं दिमाग में और उनको जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो कुछ एफर्ट किया जाता है, ये हो गई डिक्लेरेटिव। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि उस वीडियो को देखिए, है ना। तो अब आपको इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ चीज़ें जब आपको समझ में आ गई तो आप इसको कर सकते हैं। तो मतलब दोनों ही फॉल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अगर नहीं कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फिर इस तरह के सवाल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जब स्टेटमेंट के सवाल आते हैं तो हमको पढ़ने में भी असुविधा होती है, क्योंकि बड़े होते हैं और फिर उनके मीनिंग तक पहुँचना होता है। कई वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो नहीं समझ में आते हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने का प्रयास करें, खासतौर से इंग्लिश में, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें भी कह रहा है, पहला जो कथन है, गूगल एक वेब सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। अब सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र क्या होता है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब सर्च इंजन है जबकि माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला तो सच सही कह रहा है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, और लेकिन ये वाला रॉन्ग है। सर्च इंजन क्या है, जो कि गूगल में आप कोई भी चीज़ डाल के सर्च करते हो, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र अलग अलग टेक्नोलॉजी है। सर्च इंजन इंटरनेट पे कुछ भी जानकारी आप सर्च करते हो तो गूगल पे जाके करते हो, तो गूगल एक सर्च इंजन हो ही गया, है ना। और वेब ब्राउज़र क्या है, इसका उपयोग वेब पेज और HTML तक पहुँचने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। सर्च इंजन को हम कुछ भी सर्च करने के लिए करते हैं, कुछ भी टाइप करोगे आप, थोड़ा भी टाइप करोगे तो वो चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं, है ना। तो ये हो जाती है मतलब कि वेब ब्राउज़र का उपयोग वेब पेज और HTML फाइल तक पहुंचने के लिए करते हैं। तो अब इनके नाम देख लेते हैं। सर्च इंजन में क्या हो गया, गूगल हो गया, डकडकगो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंग है, बायडू, यांडेक्स, है ना, ये सारे हैं जो आप नाम देख सकते हैं। और उसके बाद वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एप्पल सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे हो गए आपके वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो ये चीज़ें और काफ़ी चीज़ें मैंने ICT में आपको बता भी रखी हैं, तो आप उसको देखिएगा, वो सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि एक वीडियो में तो कोई भी नहीं कवर करवा पाएगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला नहीं है, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन चूज करने हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है, संप्रेषित अर्थ सदैव अस्पष्ट होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, इसको आपको हटा ही देना है। और दूसरा पढ़िए, शब्द अवधारणाओं के प्रतीक होते हैं, लेवल अस्पष्ट हो सकते हैं, प्रतीक सामान्यतः समूह के भीतर समझे जाते हैं। और फिर कह रहा है, ई है, संप्रेषण में अर्थ साझा करना संभव नहीं है ना, तो ये वाला भी आपका गलत है। तो पहले तो अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ ये आपका अब की बार का क्वेश्चन है, इसमें ए और ई जहाँ पर है इनको हटा दीजिए, ये भी ए वाला है, हट जाएगा, यहाँ पर भी ए है और ई दोनों ही हटेगा, और यहाँ पर भी ई है, क्योंकि क्या संप्रेषण में अर्थ साझा करना संभव नहीं है, गलत है ना। यहाँ पर हम कम्युनिकेशन जब करते हैं तो अपनी चीज़ों को समझा पाते हैं, कह पाते हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, बी, सी और डी। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आ रही है ना, तो जो पहले एलिमिनेट करने वाली होती हैं उनको ज़रूर हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाती हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है, वर्ड्स आर सिंबल फॉर कॉन्सेप्ट, है ना, जो शब्द होते हैं अवधारणाओं के, कोई भी चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है वो आप शब्दों के माध्यम से आप अपने को बताते हो। अब लेबल्स में भी एम्बिगुअस, लेबल अस्पष्ट हो सकते हैं। अब कम्युनिकेशन में लेबल क्या चीज़ें होती हैं, तो लेबल इन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति, समूह, विचार या वस्तु को मतलब निर्दिष्ट वर्णात्मक शब्द या श्रेणी को रेफर करता है। मतलब एक तरह से जो डिस्क्रिप्टिव आप देते हो ना,
तो वो चीज़ें यहाँ पर रेफर करता है लेवल, किस लेवल का है। लेबल की गई जो यूनिट है, यहाँ पर कोई भी यूनिट हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, इसकी यहाँ धारणा, व्यवहार और दृष्टिकोण को ये प्रभावित कर सकता है। तो लेवल से मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर कोई भी जो वर्णात्मक शब्द होगा वो उसको लेवल को प्रभावित करता है, ठीक है। दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है, उसकी धारणा, उसकी एजम्पशन पहले से, या उसके व्यवहार। तो ये सारी चीज़ें आपकी लेवल एंड कम्युनिकेशन में अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो लेवल अस्पष्ट हो सकते हैं, मतलब इसके माध्यम से चीज़ों को आप स्पष्टली नहीं कह सकते हो कि ये चीज़ें सही हैं, ठीक है। इतनी समझ में आ गई। सिंबल्स आर यूजुअली अंडरस्टूड विद इन ए ग्रुप। प्रतीक सामान्यता किसी समूह के भीतर, है ना। तो समूह से मतलब है कि जैसे आपकी मतलब दूसरे कल्चरल को समझना है तो वहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से आप चीज़ों को समझ पाते हो, है ना। किसी दूसरे भाषा के, किसी दूसरे जो है कल्चर के लोग हैं तो वहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से चीज़ों को समझे जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इतनी बातें अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरा मतलब है आप चीज़ें को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझिए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो स्टेटमेंट पहला है यहाँ पे कह रहा है फीडबैक के माध्यम से छात्र बाद में कक्षा से बाहर अपने संप्रेषण की क्षमता की समीक्षा कर सकते हैं, है ना। तो फीडबैक के माध्यम से देयर ओन कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस आउटसाइड द क्लासरूम। तो बिल्कुल सही बात है, फीडबैक के माध्यम से। फीडबैक होता ही इसीलिए है ताकि हमको रिस्पॉन्स पता लगे। जो टीचर है या जिसके बीच में भी कम्युनिकेशन हो रहा है, दो लोगों में ही कम्युनिकेशन होता है ना। तो यहाँ पे ये मतलब है कि फीडबैक के माध्यम से ही चीज़ें पता लगती हैं कि उसने कितनी चीज़ों को, हम क्या कहना चाह रहे थे और उसने किस तरह से चीज़ों को मतलब समझा है और कैसे वो व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो अपने संप्रेषण की क्षमता की समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है, फीडबैक के माध्यम से। ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा कह रहा है शिक्षकों द्वारा संप्रेषण के प्रति अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, मतलब मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, है ना। टूवर्ड्स कम्युनिकेशन शुड बी आइडेंटिफाइड बाय टीचर्स टू बेटर द कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट। मतलब जो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन है इसकी पहचान की जानी चाहिए ताकि छात्रों की संप्रेषण क्षमता बेहतर हो सके। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है? देखिए, टीचर के द्वारा हमेशा ये प्रयास करना चाहिए मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। इससे मतलब है कि उनको अपना जो है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन बनाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों के द्वारा फीडबैक मिलता है और ये फीडबैक टीचर के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है या बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही मोटिवेशनल ओरिएंटेशन से मतलब है कि टीचर ऐसे प्रयास करे कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, जो भी लर्नर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं और फीडबैक यहाँ पर दे सकें, ठीक है। तो इसकी मतलब मोटिवेशनल ओरिएंटेशन की पहचान की जानी चाहिए ताकि छात्रों की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर हो सके, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही कह रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे ही सवालों को प्रैक्टिस आपको करनी है। तो डे बाय डे यहाँ पर आपकी जब बहुत ही ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तभी मैं वीडियो नहीं दे पाती हूँ, ठीक है। तो कभी ऐसा हो जाता है, वरना मैं आपको डेली ही हर दिन आपको वीडियो देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। क्योंकि हर यूनिट की मैं आपको मैराथन भी दूंगी। कम्युनिकेशन की मैंने दी है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। टेलीग्राम पे सारी चीज़ें मिल जाती है। मान लीजिए प्लेलिस्ट अपडेट करने में थोड़ा टाइम कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।